हेलो बच्चों, आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक रोगों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे वंशावली विश्लेषण के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वंशावली विश्लेषण के अंदर हम डिस्कस करेंगे पहले वंशावली क्या होती है और किस तरह से इस वंशावली विश्लेषण की सहायता से हम किसी भी आनुवांशिक लक्षण की आगामी पीढ़ियों में प्रकट होने की संभावना का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं वंशावली विश्लेषण के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे वंशावली क्या होती है। वंशावली किसी भी जीव के पूर्वजों का इतिहास है, जिसे हम एक कुल वृक्ष के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और इस वंशावली की सहायता से हम किसी भी आनुवांशिक लक्षण की आगामी पीढ़ियों में प्रकट होने की संभावना का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे किसी भी परिवार में कोई आनुवांशिक लक्षण है और वो आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, वंशागत हो रहा है। आगामी पीढ़ी में उस लक्षण के प्रकट होने की संभावना क्या है, कौन से सदस्यों के अंदर ये लक्षण प्रकट होगा, पुत्र में होगा या पुत्री में होगा, इन सारी संभावनाओं का अध्ययन हम वंशावली विश्लेषण से करते हैं। ठीक है, वंशावली विश्लेषण करने के लिए पहले हम उस पूरे फैमिली की एक वंशावली बनाते हैं और इस वंशावली के निर्माण में कुछ संकेतों का या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वो चिन्ह या संकेत है जिनका उपयोग हम वंशावली बनाने के लिए करते हैं, पहले उन चिन्ह या संकेतों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये वंशावली में काम में लिए जाने वाले कुछ संकेत या चिन्ह है। इसमें पहला जो चिन्ह है ये दर्शा रहा है नर को, मतलब जो किसी रोग से संक्रमित नहीं है, सामान्य नर है। ठीक है, सामान्य नर के लिए ये संकेत अपन काम में लेते हैं। अगर महिला सामान्य है तो उसके लिए अपन ये सिंबल काम में लेते हैं। अगर हमें किसी सदस्य का लिंग ज्ञात नहीं है तो उसके लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी नर या मादा सदस्य या कोई भी सदस्य रोग से प्रभावित है, रोग से संक्रमित है, तो उसके लिए इस तरह के सिंबल काम में लेते हैं। ये रोगी नर के लिए काम में लिया जाता है, ये रोगी मादा के लिए काम में लिया जाता है, और ये सिंबल ऐसे सदस्य के लिए जिसका लिंग हमें पता नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे वाला जो सिंबल है ये दर्शा रहा है कि नर और मादा सदस्य के बीच में क्या हो रही है, मैटिंग हो रही है। ये जो क्षैतिज लाइन है ये नर और मादा के बीच क्रॉस को दर्शाती है। ठीक, अगले सिंबल के अंदर आप देखिए नर और मादा के बीच में दो क्षैतिज लाइन है। दो क्षैतिज लाइन दर्शाती है कि जो क्रॉस हो रहा है वो निकट संबंधी सदस्यों के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है, निकट संबंधी सदस्यों के बीच में, जिसको अपन कॉन्सैंग्विनियस मैरिज भी कहते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए, अगले सिंबल में एक वंशावली आपको बताई गई है। इस वंशावली में दर्शाया गया है कि नर सामान्य है, मादा सामान्य है, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ है, मैटिंग हुई है, और मैटिंग से दो संततियां प्राप्त हुई है, जिसमें एक संतति पुत्री है और दूसरी पुत्र है, और ये दोनों संततियां भी क्या है, सामान्य है बेटा। ठीक है, और लास्ट वाली जो वंशावली है इसमें बताया गया है कि पिता सामान्य है, माता भी सामान्य है, दोनों की मैटिंग से एक संतति होती है, वो है पुत्र, जो क्या है, रोगी है। ठीक है बेटा, तो ये रोगी पुत्र को दर्शा रहा है। और ये वाला जो सिंबल है, जिसमें ये सिंबल तो होता है ऐसे सदस्य का जिसका लिंग अज्ञात है, और ये संख्या लिखी हुई है कितने ऐसे सदस्य हैं जिनका लिंग हमें अज्ञात है। तो इसका मतलब है कि 5 सदस्य ऐसे हैं जिनका लिंग हमें ज्ञात नहीं है। तो इस तरह के सिंबल काम में लिए जाते हैं वंशावली को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब कुछ वंशावली जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है उनके बारे में अपन बात करते हैं बेटा। ये 2 वंशावली आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। इसमें से ये वाली जो वंशावली है ये एक ऑटोसोमल प्रभावी लक्षण की वंशागति है। लक्षण है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। कौन सा लक्षण है ये, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, इसकी वंशावली बताई हुई है। और दूसरी जो वंशावली है ये एक ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण की वंशावली है। ये लक्षण बताया गया है सिकल
सेल एनीमिया, ठीक है बेटा, जो कि ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण है। ये दो वंशावलियां आपकी एनसीईआरटी की बुक में बताई गई है। इसमें आप देखिए रोग का संचरण कैसे हो रहा है, ये वंशावली दर्शा रही है। इस वंशावली के अंदर जो माता है वो रोगी है और पिता सामान्य है। माता रोगी है और पिता सामान्य है। इनकी 4 संततियां हैं। 4 संततियों में 2 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। और पुत्री और पुत्र में से आप देखिए एक ये पुत्र रोगी है और पुत्रियों में से एक पुत्री रोगी है। 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, उनमें से एक पुत्र रोगी है और एक क्या रोगी है, पुत्री रोगी है। ठीक है बेटा। अब ये जो रोगी पुत्री है इसका विवाह होता है एक सामान्य पुरुष से, और विवाह के बाद इनकी 3 संततियां होती है जिसमें 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है, और इनमें से रोग केवल किसमें है, पुत्री के अंदर आता है। ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखिए ये जो सामान्य पुत्र था इसका विवाह होता है सामान्य महिला से, और इसकी सारी संततियां क्या आती है, सामान्य आती है। ठीक है बेटा। तो ये जो वंशावली बताई गई है ये एक ऑटोसोमल प्रभावी लक्षण की वंशावली बताई गई है। लक्षण है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी जो वंशावली बताई है ये एक ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण की है, और ये लक्षण है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। इस वंशावली में आप देख रहे हैं कि माता और पिता दोनों सामान्य हैं, दोनों में कोई भी रोगी नहीं है, लेकिन संततियों के अंदर अगर अपन देखें तो संततियों में आपके 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं, और इनमें से पुत्र और पुत्री दोनों के अंदर रोग प्रकट हो रहा है। ठीक है। माता पिता सामान्य है लेकिन संततियों में पुत्र और पुत्री दोनों में रोग प्रकट हो रहा है, और यही ऑटोसोमल लक्षण की पहचान होती है कि ये पुत्र और पुत्री को समान रूप से प्रभावित करता है, किसी एक लिंग को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी दोनों सामान्य है, महिला और पुरुष दोनों सामान्य है, और उनकी जो संततियां है उसमें आप देख रहे हैं पुत्र के अंदर क्या आ रहा है, रोग आ रहा है। तो अगर किसी भी वंशावली में माता और पिता सामान्य हो लेकिन संततियों में रोग प्रकट हो रहा हो तो आप समझ जाइए कि वो वंशावली किसकी है, ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण की है। तो ये 2 वंशावली आपको बताई गई है, एक तो ऑटोसोमल प्रभावी लक्षण की और दूसरी ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण की। ठीक है बेटा। तो ये वंशावली विश्लेषण होता है जिसमें इस तरह की कई सारी वंशावलियां जो है अपन देखते हैं जिसमें अलग अलग लक्षण की वंशागति को समझाया जाता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ये 2 वंशावली ध्यान रखनी है, एक ऑटोसोमल प्रभावी की और दूसरी ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण की। क्लियर बेटा। चलिए, तो ये हो गया वंशावली विश्लेषण के बारे में। ठीक। अब अपन बात करेंगे बेटा लिंग निर्धारण के बारे में। लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है? लिंग निर्धारण का अर्थ है किसी भी जीव के जीवन की आरंभिक अवस्था में उसका लिंग डिसाइड कर देना, उसका लिंग निर्धारित कर देना कि वो पुत्र होगा या पुत्री होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो लिंग निर्धारण है ये किस आधार पर किया जाता है? तो लिंग निर्धारण के कई सारे आधार हैं जिनमें सबसे प्रमुख आधार होता है गुणसूत्रीय आधार। ठीक है। तो उसी आधार के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि गुणसूत्रीय आधार पे किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। तो पहला आधार है लिंग निर्धारण का बेटा गुणसूत्रीय आधार। आप जानते हैं कि जो गुणसूत्र है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम या जिनको कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र जिनको एलोसोम भी कहा जाता है। 2 प्रकार के गुणसूत्र जीवों में मिलते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र और दूसरे होते हैं एलोसोम या लिंग गुणसूत्र। जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये केवल कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लिंग निर्धारण के अंदर इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये केवल कौन से लक्षणों का निर्धारण करते हैं बेटा? कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लिंग निर्धारण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होते हैं
इन गुणसूत्रों की लिंग निर्धारण के अंदर प्रमुख भूमिका होती है। इनकी लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है बेटा, तो गुणसूत्रों में कौन से गुणसूत्र हैं जो लिंग के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है, अब ये जो लिंग गुणसूत्र है इसके आधार पर लिंग निर्धारण की बात करें तो वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार का? सबसे पहला प्रकार है XX मादा और XY नर। दूसरा होता है ZW मादा तथा ZZ नर। और तीसरा होता है XX मादा तथा X0 नर। ठीक, लिंग गुणसूत्रों के आधार पे 3 प्रकार का लिंग निर्धारण मिलता है। पहला है XX मादा तथा XY नर, दूसरा है ZW मादा तथा ZZ नर, और तीसरा है XX मादा तथा X0 नर। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे XX मादा तथा XY नर प्रकार का जो लिंग निर्धारण है। ठीक है, तो ये जो लिंग निर्धारण होता है बेटा, इस लिंग निर्धारण के अंदर आप देखिए मादा के अंदर लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, मतलब मादा जो होती है वो समयुग्मकी होगी, अर्थात एक ही प्रकार के युग्मक बनाएगी। ठीक है, मादा जो होगी ये कैसी होगी? समयुग्मकी होगी, अर्थात एक ही प्रकार के युग्मक बनाएगी। मतलब सारे युग्मकों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होगा? X होगा। ठीक है, और जो नर है ये विषम युग्मकी है। नर विषम युग्मकी है, इसका मतलब नर कितने प्रकार के युग्मक बनाएगा बेटा? 2 प्रकार के युग्मक बनाएगा, जिनमें 50% युग्मकों के अंदर X गुणसूत्र होगा और 50% युग्मकों के अंदर Y गुणसूत्र होगा। ठीक है बेटा, तो ये जो लिंग निर्धारण है इसके अंदर मादा समयुग्मकी है, एक ही प्रकार के युग्मक बना रही है, और नर कैसा है? विषम युग्मकी है, जो 2 प्रकार के युग्मक बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह के लिंग निर्धारण में लिंग का निर्धारण किया जाता है नर के द्वारा। मादा की लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए मादा तो एक ही प्रकार के युग्मक बना रही है। सारे युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र होगा? X होगा, मतलब जितने भी अंडे मादा बनाएगी उनमें सब में क्या होगा? X गुणसूत्र होगा। लेकिन नर जो है वो 2 तरह के शुक्राणु बनाएगा, 50% शुक्राणुओं में X गुणसूत्र होगा और 50% शुक्राणुओं के अंदर Y गुणसूत्र होगा। तो लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होगा? नर के द्वारा होगा। ठीक है, लिंग निर्धारित कैसे होगा? कौन सा शुक्राणु इस अंडे को निषेचित करेगा, इन दोनों में से वो डिसाइड करेगा कि जो संतति है वो नर होगी या मादा होगी। जैसे X वाला गुणसूत्र अंडे को निषेचित करेगा तो संतति कैसी हो जाएगी? मादा। और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित करेगा तो संतति कैसी हो जाएगी? नर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर लिंग का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? नर के द्वारा। मादा की लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक, और इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण देखा जाता है वो देखा जाता है मनुष्य में और ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर। इसमें पाया जाता है बेटा, मनुष्य और ड्रोसोफिला मक्खी में इस प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे मनुष्य में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, मनुष्य के अंदर अगर अपन मादा की बात करें, मादा के अंदर 44 ऑटोजोम होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र समान होते हैं XX। और नर की अपन बात करें तो नर के अंदर भी 44 ऑटोजोम होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। उनमें लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। क्लियर बेटा? अगर अपन युग्मकों का निर्माण करेंगे तो मादा जो युग्मक बनाएगी या जो अंडे बनाएगी उन अंडों के अंदर 22 ऑटोजोम होंगे और 1 लिंग गुणसूत्र होगा। क्लियर है बेटा? और नर जो शुक्राणु बनाएगा उनके अंदर 22 ऑटोजोम होंगे और 50% शुक्राणुओं के अंदर X लिंग गुणसूत्र होगा और 50% शुक्राणुओं के अंदर Y लिंग गुणसूत्र होगा। ठीक है बेटा, ये अपने मादा और नर के क्या बना दिए? युग्मक बना दिए।
ये दोनों मादा युग्मक है जिनके अंदर लिंग गुणसूत्र क्या है, एक्स है, समान प्रकार के हैं अंडे। और ये नर युग्मक है जिनमें 50% नर युग्मकों के अंदर एक्स लिंग गुणसूत्र है और 50% के अंदर वाई लिंग गुणसूत्र है। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर इस अंडे और शुक्राणु का आपस में निषेचन होता है तो यहाँ पर जो संतति बनेगी वो कैसी होगी। देखिए, अगर इन दोनों का आपस में निषेचन होता है तो इस तरह की संतति बनेगी और ये कैसी होगी बेटा, मादा होगी, मतलब पुत्री होगी। ठीक। अगर इसका और इसका आपस में निषेचन होता है तो संतति बनेगी क्या बेटा, पुत्र, मतलब नर बनेगा। ठीक है। अगर इसका और इसका आपस में निषेचन होता है तो ये क्या बनेगी, मादा, मतलब पुत्री। और अगर इसका और इसका आपस में निषेचन होता है तो संतति क्या बनेगी, नर या पुत्र। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो संततियां हैं उन संततियों के अंदर 2 मादा या पुत्रियां हैं और 2 ही क्या है, नर है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर नर और मादा संतति होने की जो संभावना होती है वो 50-50% होती है, क्योंकि इन 4 संततियों में 2 नर है और 2 मादा है। तो इसका मतलब नर और मादा संततियां होने की संभावना मनुष्य में क्या रहती है, 50-50% रहती है। तो इस तरह से मनुष्य में अपन लिंग निर्धारण को समझा सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये लिंग निर्धारण है XX मादा और XY नर प्रकार का। ठीक है। चलिए, दूसरे प्रकार का लिंग निर्धारण अपन ने देखा है ZW मादा तथा ZZ नर। इसमें आप देखिए, मादा के अंदर लिंग गुणसूत्र है ZW, मतलब मादा विषम युग्मकी होगी। 2 प्रकार के युग्मक बनाएगी। कुछ युग्मकों में Z गुणसूत्र होगा, कुछ में क्या होगा, W। और अगर अपन बात करें नर की, नर क्या है बेटा, ZZ है, दोनों लिंग गुणसूत्र समान है। तो नर कैसा है, यहाँ पर सम युग्मकी है और 2 तरह के ये युग्मक एक ही तरह का युग्मक बनाएगी। मतलब सभी युग्मकों के अंदर कौन सा गुणसूत्र होगा, Z गुणसूत्र होगा। ठीक है। तो यहाँ पर नर तो सम युग्मकी है, एक ही प्रकार के युग्मक बना रहा है, और मादा विषम युग्मकी है जो 2 प्रकार के युग्मक बना रही है। तो यहाँ पर लिंग का जो निर्धारण होगा वो कौन करेगी बेटा, वो करेगी मादा। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होगा, मादा के द्वारा होगा, क्योंकि विषम युग्मकी कौन है, मादा है। 2 प्रकार के युग्मक कौन बना रही है, मादा बना रही है। तो यहाँ पर लिंग का निर्धारण किया जाता है मादा के द्वारा। और इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण मिलेगा वो मिलता है तितलियों के अंदर, पक्षियों के अंदर, मछलियों के अंदर और सरीसृपों के अंदर। इन सभी के अंदर इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। और इनमें लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मादा के द्वारा किया जाता है। नर की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है बेटा। तो ये दूसरे प्रकार का लिंग निर्धारण हो गया। चलिए, तीसरे प्रकार का लिंग निर्धारण है XX मादा तथा X0 नर। इस प्रकार के लिंग निर्धारण में आप देखिए, मादा के अंदर लिंग गुणसूत्र है कौन कौन से, XX, मतलब मादा क्या है बेटा, समयुग्मकी है। समयुग्मकी है मतलब एक ही प्रकार के युग्मक बनाएगी, मतलब जो भी युग्मक बनेंगे सभी में समान लिंग गुणसूत्र होगा। और जो नर है X0 और ये होगा विषम युग्मकी, जो 2 प्रकार के युग्मक बनाएगा। 50% युग्मकों के अंदर X गुणसूत्र होगा, लेकिन 50% युग्मकों के अंदर कोई लिंग गुणसूत्र मौजूद नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि नर के अंदर 50% शुक्राणुओं में तो X गुणसूत्र होगा, लेकिन 50% शुक्राणुओं के अंदर लिंग गुणसूत्र का क्या होगा, अभाव होगा। ठीक है बेटा।
तो यहाँ पर लिंग का जो निर्धारण होगा वो किसके द्वारा होगा, नर के द्वारा होगा। ठीक है, लिंग निर्धारण कौन करेगा बेटा, यहाँ पर नर करेगा, मादा की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि विषम युग्मकी कौन है, नर है। और जो विषम युग्मकी होगा, जो भिन्न प्रकार के युग्मक बनाएगा, वही क्या करेगा, लिंग का निर्धारण करेगा। जैसे XX मादा XY नर के अंदर नर ने किया था लिंग का निर्धारण, ZZ मादा ZW मादा और ZZ नर के अंदर मादा ने लिंग का निर्धारण किया था। यहाँ पर विषम युग्मकी कौन है, नर है, तो ये लिंग का निर्धारण करेगा। और इस प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है टिड्डे के अंदर, कॉकरोच के अंदर और एस्केरिस के अंदर। इन सभी के अंदर XX मादा और X0 नर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 3 प्रकार का लिंग निर्धारण अपन ने पढ़ा है। पहला XX मादा XY नर प्रकार का, दूसरा ZW मादा तथा ZZ नर प्रकार का, और तीसरा XX मादा तथा X0 नर प्रकार का। तो ये गुणसूत्रों के आधार पे क्या है, लिंग निर्धारण है। ठीक है, तो ये पहला आधार है लिंग निर्धारण का। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे आधार की, और दूसरा आधार है अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि के आधार पर। ठीक है, चलिए तो दूसरा आधार अपन देखते हैं लिंग निर्धारण का, वो है अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि। अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि के द्वारा। ठीक है बेटा, तो इस क्रियाविधि के द्वारा लिंग का निर्धारण कीटों के विशेष गण, कीटों का एक विशेष गण है, कौन सा, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, इस गण के अंदर लिंग का निर्धारण इस क्रियाविधि के द्वारा होता है। इस गण के अंदर कौन कौन से कीट आते हैं, इस गण में आती है आपकी चींटियां और मधुमक्खियां। चींटियां और मधुमक्खियां ये दोनों आती है कौन से गण में, हाइमेनोप्टेरा गण में, और इनके अंदर लिंग निर्धारण अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि से होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है, तो यहाँ पर लिंग निर्धारण हम समझ रहे हैं मधुमक्खियों के अंदर। ठीक है, मधुमक्खियों में इस क्रियाविधि के द्वारा लिंग का निर्धारण अपन समझ रहे हैं। तो देखिए, इस क्रियाविधि में लिंग का जो निर्धारण होता है वो गुणसूत्रों के सेट की संख्या के आधार पर होता है। गुणसूत्रों की सेट की संख्या के आधार पर हम लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जैसे अगर गुणसूत्रों का एक ही सेट है, मतलब अगुणित समुच्चय है, अगुणित का मतलब n होता है बेटा, तो गुणसूत्रों का अगर अगुणित समुच्चय होता है तो लिंग क्या होता है, नर। और अगर गुणसूत्रों का द्विगुणित समुच्चय है, मतलब 2n गुणसूत्र है, तो वो क्या होगी, मादा होगी। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के सेट की संख्या के आधार पर किया जाता है। अगर गुणसूत्रों का एक ही सेट है, अगुणित है, तो क्या होगा, वो नर होगा। और अगर गुणसूत्रों की द्विगुणित सेट है, मतलब 2n है, तो क्या होगी, मादा होगी। ठीक है, जैसे मधुमक्खियों की अगर अपन बात करें, मधुमक्खियां 2 प्रकार के अंडे देती, 2 प्रकार के अंडे मधुमक्खियों में विकसित होते हैं। एक तो होते हैं अगुणित अंडे, मतलब n, और दूसरे होते हैं द्विगुणित अंडे, 2n। ठीक है, जो अगुणित अंडे होते हैं बेटा, ये अनिषेचित अंडे होते हैं, जिनका निषेचन नहीं होता है। और इन अनिषेचित अंडों से हमेशा कौन विकसित होता है, नर या ड्रोन विकसित होता है, जिसके पास में कितने गुणसूत्र होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। नर के पास में कितने गुणसूत्र हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। और जो द्विगुणित अंडे हैं, ये निषेचित अंडे होते हैं, ये निषेचित अंडे हैं, और इन अंडों से विकसित होती है
रानी मक्खी या श्रमिक मक्खी जो मादा है, ठीक है, ये किससे विकसित होती है? द्विगुणित अंडों से विकसित होती है और इनके अंदर गुणसूत्र होते हैं कितने? 32। ये ना बेटा, तो मधुमक्खियों में अगुणित अंडों से तो कौन विकसित होते हैं? नर विकसित होते हैं। बिना निषेचन के नर का निर्माण होता है और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 16 गुणसूत्र। और जो द्विगुणित अंडे होते हैं, जो निषेचित अंडे हैं, इनसे क्या विकसित होती है? रानी मक्खी या श्रमिक मक्खी विकसित होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब मधुमक्खियों के अंदर लिंग का जो निर्धारण होता है वो गुणसूत्रों के सेट की संख्या से होता है। अगर अगुणित है तो नर बनेगा और अगर द्विगुणित गुणसूत्र है तो उनसे क्या बनेगी? मादा बनेगी, मतलब रानी मक्खी या श्रमिक मक्खी का विकास होगा। ठीक है, तो इस तरह से मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण होता है गुणसूत्रों के सेट की संख्या के आधार पर। ठीक है बेटा, अब देखिए मधुमक्खियों के अंदर जो नर है इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र। और जो मादा है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 32 गुणसूत्र। ठीक है, जो नर है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक बनाएगा और इन नर युग्मकों में कितने गुणसूत्र होंगे? 16 गुणसूत्र होंगे। और जो मादा है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मादा युग्मक बनाएगी और इन मादा युग्मकों के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे? 16 गुणसूत्र होंगे। ठीक है बेटा, अगर नर युग्मक मादा युग्मक का मतलब अंडे का निषेचन कर देता है, अगर इसका निषेचन हो जाता है तो निषेचन से क्या बन जाएगा बेटा? द्विगुणित संरचना बनेगी और इस द्विगुणित संरचना से कौन विकसित हो जाएगी? आगे मादा विकसित हो जाएगी, है ना, क्योंकि निषेचन हो गया है अंडे का और निषेचित अंडे से क्या बन जाएगी? मादा बन जाएगी, क्योंकि वो द्विगुणित होंगे। और अगर जो अंडे अनिषेचित रहेंगे, जो अंडे अनिषेचित होंगे, जिनका निषेचन नहीं होगा, उन अंडों से कौन विकसित हो जाएगा? नर विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से मधुमक्खियों के अंदर लिंग का क्या होता है? निर्धारण होता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये लिंग निर्धारण हो गया किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो ये दो प्रमुख लिंग निर्धारण है, एक तो मनुष्य का लिंग निर्धारण और एक मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण। ठीक है बेटा, चलिए जी, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ गुणसूत्रीय विकारों की। कुछ गुणसूत्रीय विकार यहाँ अपन पढ़ेंगे जो कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तनों के कारण होते हैं। और इन गुणसूत्रीय विकारों के अंदर सबसे पहला जो विकार है वो है डाउन्स सिंड्रोम। सबसे पहला विकार इसमें आता है डाउन्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की खोज की है बेटा किसने? लैंगडॉन डाउन ने। डाउन सिंड्रोम को किसने खोजा है? लैंगडॉन डाउन वैज्ञानिक ने 1866 में डाउन सिंड्रोम की खोज की है। और इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है बेटा? जो 21वां गुणसूत्र है, उस 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। और अगर किसी भी जीव में किसी एक गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। तो ये जो सिंड्रोम है ये ट्राइसोमी का उदाहरण है, जिसमें प्रभावित सदस्य के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र बन जाता है और वो कौन सा होता है? 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। तो ये ट्राइसोमी का उदाहरण है। और ऐसे जो सदस्य होते हैं उनके कैरियोटाइप के अंदर 46 के बजाय कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, क्योंकि
एक गुणसूत्र क्या हो गया इनके अंदर, अतिरिक्त हो गया। तो 46 के बजाय कितने गुणसूत्र दिखाई देंगे कैरियोटाइप में, 47 गुणसूत्र इनमें दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो सिंड्रोम है ये नर और मादा दोनों के अंदर हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोम से संबंधित ये सिंड्रोम होता है, तो नर और मादा दोनों को ये प्रभावित करता है। ठीक है, इस सिंड्रोम के प्रमुख लक्षण देखिए तो क्या होते हैं। प्रमुख लक्षण इसके हैं, पहला छोटा कद, जो हाइट है वो कम रह जाती है। दूसरा छोटा एवं गोल सिर। ठीक है, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ, मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ। जिह्वा खांच युक्त, जिह्वा के अंदर क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है। ठीक, हथेलियां चौड़ी होती है एवं हथेलियों में अभिलाक्षणिक पामर क्रीज उपस्थित होती। ठीक है बेटा, और शारीरिक एवं मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं डाउन सिंड्रोम के, इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है, जिससे उनके कैरियोटाइप में 46 की बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और क्या क्या लक्षण होते हैं डाउन सिंड्रोम के, तो ये सारे लक्षण मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है बेटा, तो ये पहला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। ठीक, चलिए उसके बाद अब आते हैं अगले सिंड्रोम पर। अगला सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, जिसको अपन 44A प्लस XXY लिखते हैं। मतलब यहां क्लियर है कि ये जो सिंड्रोम है ये सिंड्रोम नर के अंदर होता है, और जो प्रभावित नर होते हैं उनके अंदर एक X गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है। एक X गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। तो इसलिए इनके कैरियोटाइप में भी 47 की बजाय कितने गुणसूत्र दिखाई देते हैं बेटा, 47 गुणसूत्र दिखाई देते हैं। कैरियोटाइप में कितने गुणसूत्र दिखाई देंगे, 47 गुणसूत्र दिखाई देंगे। और ये सिंड्रोम भी आप कह सकते हैं कि ट्राइसोमी का उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर भी एक गुणसूत्र की अतिरिक्त क्या बन गई है, प्रतिलिपि बन गई है। ठीक है बेटा, तो डाउन सिंड्रोम भी ट्राइसोमी का उदाहरण था, उसमें 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि बनी है। यहाँ पर एक्स लिंग गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है, तो ये भी ट्राइसोमी का उदाहरण है। इसमें भी प्रभावित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र होंगे 46 के बजाय। और एक और खास बात, जो प्रभावित नर होंगे उन प्रभावित नर के अंदर बार बॉडी उपस्थित होगी। उनके अंदर क्या मौजूद होगी बेटा, बार बॉडी या बार काय उपस्थित होती है। आप जानते हैं कि बार बॉडी जो है वो मादाओं के अंदर पाई जाती है, नर में बार बॉडी अनुपस्थित होती है। लेकिन जो नर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है उन नर के अंदर क्या उपस्थित होगी, बार काय उपस्थित होगी। ठीक है बेटा, और इस सिंड्रोम से जो प्रभावित नर है उनका ओवरऑल पेशीय विकास होता है, संपूर्ण पेशीय विकास होता है, लेकिन उन नर के अंदर कुछ लक्षण मादाओं के प्रकट हो जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर में मादा के समान लक्षण दिखाई देने लगते हैं। किसके समान लक्षण प्रकट हो जाते हैं, मादा के समान लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, नर के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, गाइनोकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं इस अवस्था को, गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। तो नर में स्तन ग्रंथियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और जो आवाज है
वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, तो ये सब मादाओं के समान लक्षण है जो नर में प्रकट हो जाते हैं। कौन से नर में? जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए तीसरा सिंड्रोम अपन पढ़ते हैं, वो है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जिसको अपन लिखते हैं 44A+X0। ये सिंड्रोम मादाओं के अंदर होता है और जो प्रभावित मादाएं होती है उनमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। X0 का मतलब इनमें एक ही लिंग गुणसूत्र है, दूसरा लिंग गुणसूत्र क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, मतलब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। और अगर एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है किसी भी सदस्य में तो उसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसोमी। तो ये सिंड्रोम किसका उदाहरण है? मोनोसोमी का उदाहरण है, जिसमें प्रभावित मादाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ठीक है, और इस तरह की जो मादाएं होती है उनमें बार बॉडी भी अनुपस्थित होती है। आप समझिए, बार बॉडी जो है उसकी संख्या एक्स गुणसूत्र की संख्या से एक कम होती है। आप जानते हैं मादाओं के अंदर दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, दो एक्स है तो इनमें एक क्या होती है, बार काय होती है, सामान्य मादा अगर है तो। और नर के अंदर लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं बेटा, एक्स वाई, तो इनके अंदर बार बॉडी क्या होती है, 0 होती है। तो बार बॉडी की संख्या एक्स गुणसूत्र की संख्या से एक कम होती है, इसीलिए बार बॉडी सामान्यतः मादा में पाई जाती है, नर में नहीं होती है। लेकिन जो मादा टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है उनके अंदर एक ही एक्स होता है, तो इसलिए उनमें बार बॉडी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो इस सिंड्रोम से ग्रसित मादाओं के अंदर बार बॉडी या बार काय क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ऐसी मादाओं के अंदर जो अंडाशय है और जो अंडवाहिनियां है वो अल्प विकसित होती है। अल्प विकसित अंडाशय एवं अंडवाहिनियां इनमें पाई जाती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण इनमें अनुपस्थित होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण अनुपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, और ऐसी मादाएं कैसी होती है, बंध्य होती है। ठीक है, तो जो मादाएं टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है उनमें बार काय अनुपस्थित होती है, उनका अंडाशय और अंडवाहिनियां अल्प विकसित होती है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास उनमें नहीं हो पाता है और वो कैसी होती है, बंध्य होती है। तो ये सारी विशेषताएं या लक्षण होते हैं किसके, टर्नर सिंड्रोम के। तो 3 सिंड्रोम मैंने आपको बताए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इन सिंड्रोम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये अपना जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने कवर किए हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में अपने इस चैप्टर को कवर किया है और सारे जो भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है बेटा, चलिए जी, इसके बाद अगला जो अपन लेक्चर लेंगे वो लेंगे वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, थैंक यू।